नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और वेपन्स प्रत्येक देश के लिए दुस्वप्न या नाइटमेयर क्यों बना है तथा क्या कारण है कि इस प्रकार के मिसाइल्स या वेपन्स को किसी भी देश के द्वारा डिटेक्ट करना बहुत ही कठिन है। इस पूरे सेशन में हम लोग इस तीनों प्रश्नों को बृहद पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि मैक नंबर क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि की गति होती है ड्राई एयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वह है 343 मीटर पर सेकेंड, यानी ध्वनि जो है 343 मीटर पर सेकेंड की गति से ट्रेवल करती है ड्राई एयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब हम लोग मैक नंबर की जब बात करते हैं तो मैक नंबर मूल रूप से एक रेशियो या अनुपात है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड और साउंड के स्पीड का एक अनुपात है मैक नंबर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैक नंबर हो सकता है वह या तो 1 से कम हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गति होगी मैक 1 के गति से अगर वह उड़ान भर रही है तो वह सबसोनिक कहलाएगी। यदि उसकी रफ्तार मैक 1 की है तो वह ट्रांससोनिक कहलाएगी। वहीं यदि हम लोग बात करें कि मैक 1 यानी ध्वनि की गति से 1 गुनी अधिक रफ्तार से और 5 से नीचे, ध्यान रखिएगा 5 से नीचे यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसकी गति सुपरसोनिक कहलाती है। और वहीं यदि हम लोग बात करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो मैक 5 से अधिक पर वह ट्रेवल कर रही है तो वह जो वेपन या मिसाइल या ऑब्जेक्ट होगा हाइपरसोनिक कहलाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मैक 5 मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेजी से, मैक 1 का मतलब है ध्वनि की रफ्तार के बराबर, तथा यदि कोई वस्तु मैक 1 से अधिक गति पर चलती है तो ध्वनि की गति से वह 1 गुना अधिक तेजी के माध्यम से ट्रेवल करने में सक्षम है वह ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग मैक नंबर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु जो मैक 5 की रफ्तार से ट्रेवल करने में सक्षम होती है उसे हम लोग मूल रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल्स या ग्लाइड प्रोजेक्टाइल्स कह सकते हैं। यदि हम लोग बात करें वर्तमान समय में बनने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट की या लड़ाकू या फाइटर प्लेन्स की, तो इनकी रफ्तार जनरली 2 माक 2 के रफ्तार से ये उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। भारत में जो राफेल विमान आया है वह भी 1.6 to 1.8 मैक की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। विश्व स्तर पर बहुत कम ही ऐसे लड़ाकू विमान हैं जिनकी गति 3 मैक की हो सकती है। जनरली मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो सोवियत संघ के जो लड़ाकू विमान कुछ थे वह 3 मैक की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम थे। यदि हम लोग बात करें वर्तमान समय में बनने वाले मिसाइल्स या वेपन्स की, तो इन सारे मिसाइल्स और वेपन्स में मूल रूप से रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आगे से एयर का फ्लो इस इंजन में प्रवाहित होता है और वहीं पर इसे कंबशन चैम्बर में ये इंजन ईंधन को जला करके थ्रस्ट का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा इसी थ्रस्ट के कारण, जो पीछे जो थ्रस्ट निकलता है, इस थ्रस्ट के कारण ही कोई भी प्लेन या मिसाइल आगे बढ़ने में सक्षम होती है। परंतु यहां से हम लोग केवल सुपरसोनिक रफ्तार ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट या मिसाइल या कोई भी प्लेन यदि सुपरसोनिक स्पीड पे माक 4 या 5 के स्पीड के बियॉन्ड अगर जाने का प्रयास करता है तो उसके इंजन उसका साथ नहीं देते हैं, वो इफेक्टिवली जो है पावर प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन का प्रयोग किया, यानी वैसा इंजन जहां ईंधन का जो दहन है वह सुपरसोनिक रफ्तार पर होते हुए भी यह इंजन कर पाएगा। इसलिए इसे सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन कहा गया, जिसे हम लोग शॉर्ट में इसे स्क्रैमजेट इंजन भी कहते हैं। अब यदि हम लोग ट्रेडिशनल रैमजेट इंजन की बात करें तो रैमजेट इंजन में मूविंग पार्ट्स होते हैं,
परंतु स्क्रैमजेट इंजन में किसी भी प्रकार का कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण यह उच्च गति पर भी इंजन में प्रवेश करने वाली हवा के संपर्क में आकर के ये दहन ये बेहतर तरीके से कर पाता है और वायुयान को हाइपरसोनिक स्पीड या मिसाइल्स को हाइपरसोनिक स्पीड्स पर ले जाने में इसे सक्षम बनाता है। अब यहाँ पर है कि हाइपरसोनिक वेपन्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मूल रूप से हाइपरसोनिक वेपन्स जो होंगे वह दो प्रकार के होंगे। पहला है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इन दोनों में एक मूलभूत अंतर होता है। वह अंतर क्या है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो होगा इसमें लगे रॉकेट इसे एक निश्चित ऊंचाई मूल रूप से 50 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर के इसे छोड़ देंगे और यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो होगा यह ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट के ऊपर जाकर के उसे डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। और यह सारी जो घटना है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के संदर्भ में वह एटमॉस्फेयर के अंदर ही घटित होती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इसे शुरू से अंत तक एक बूस्टर रॉकेट के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है तथा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए इसे एक रॉकेट या एडवांस जेट इंजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं स्क्रैमजेट्स इंजन। ये मिसाइल मूल रूप से क्रूज करते हुए 20 से 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करता है और अपने टारगेट को जाकर के यह हिट करने में सक्षम होता है। यहाँ पर हम दोनों मिसाइल्स के ट्रेजेक्ट्री को देख सकते हैं कि क्रूज मिसाइल जो है मूल रूप से यह 20 से 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर क्रूज करता हुआ अपने टारगेट को हिट कर रहा है। वहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाकर के यहाँ पर सेपरेट हो रहा है और ये फिर ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट को लास्ट में हिट कर रहा है। तो ये मूल अंतर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स में होते हैं। अब बात करें यदि हम लोग वर्तमान समय में कि किस किस देश के पास में हाइपरसोनिक वेपन्स उपलब्ध हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम है यूएसए का, दूसरा नाम है रसिया का और तीसरा नाम है चाइना का। विश्व के ये 3 देश हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो इंडिया, आपका इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये कुछ ऐसे देश हैं जो या तो इसका विकास कर चुके हैं या विकास के विभिन्न चरणों में हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं इसके माध्यम से या तो न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल दोनों प्रकार के अस्त्रों को छोड़ा जा सकता है। यदि हम लोग बात करें एचजीवी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वह है इनकी गति। इनमें काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक होती है कि अपने काइनेटिक एनर्जी से भी यह दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। यदि हम लोग बात करें इस चित्र की, तो यह पाकिस्तान का है, जहां कुछ समय पूर्व भारत का ब्रह्मोस मिसाइल इस जगह पे हिट किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 8 मीटर का एक गड्ढा बन चुका है और इस व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक जवान है। यह जवान इस गड्ढे में पूरी तरह से समा चुका है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उस ब्रह्मोस मिसाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी वेपन मौजूद नहीं था या विस्फोटक मौजूद नहीं था। केवल अपने काइनेटिक गति के कारण ही इसने इतना बड़ा यहाँ पर गड्ढा बना दिया है और जब इसमें विस्फोटक लगा दिया जाएगा तो इनकी मारक क्षमता से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यह तबाही मचाने में सक्षम है। एक अनुमान लगाया गया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो इनकी स्पीड यदि 8 मैक की है तो ये 500 केजी का मिसाइल 3 मेट्रिक टन टीएनटी के बराबर की ऊर्जा पैदा करने में यह सक्षम है। ध्यान रखिएगा कि 500 केजी का मिसाइल यदि माक 8 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वह 3 मेट्रिक टन टीएनटी के बराबर का यह ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यदि उसमें विस्फोटक ना हो तो भी। अब यहां पर है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वर्तमान समय में प्रत्येक देश के लिए इस प्रकार के मिसाइलों को ट्रैक करना दुरूह बन गया है। तो इसका सबसे मूल कारण है
कि ये बहुत ही मैन्यूवरेबल होते हैं, यानी जिगजैग पाथ को ट्रैवल करते हैं, ट्रैक करते हैं और उसके माध्यम से ये ट्रैवल करते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो गति होती है यह अत्यंत ही अधिक होती है, जिसके कारण इसे हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और जो वर्तमान सिस्टम्स हैं, जो रडार प्रणालियां हैं, इस प्रकार के सिस्टम को ट्रैक करने में सक्षम नहीं होती हैं। यदि हम लोग बात करें सबसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो ये माक 0.8 की रफ्तार से ये ट्रैवल करने में सक्षम होते हैं। यद्यपि इस प्रकार के मिसाइल्स की जो मैन्यूवरेबिलिटी होती है वह काफी कम होती है, स्पीड काफी कम होती है, परंतु बैलिस्टिक मिसाइल्स की तुलना में ये काफी ज्यादा मैनूवर करते हैं। यदि हम लोग बात करें कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो वो एक ऊंचाई पर जाकर के, एक सर्टेन ऊंचाई पर जाकर के ये अपने प्रोजेक्टाइल को छोड़ देते हैं और वह प्रोजेक्टाइल गुरुत्वाकर्षण के सहारे अपने टारगेट को भेजने में सक्षम होता है। बहुत सारी मिसाइलें ऐसी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल मूल रूप से, जिनके प्रोजेक्टाइल की जो गति होती है एंड समय में वह 24 मैक तक पहुंच जाती है, परंतु यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये मैनूवर करने में सक्षम नहीं होते हैं। टारगेट एक बार लॉक कर दिया गया, वह अपने टारगेट को जाकर के हिट करेगा। अगर टारगेट ट्रैवल कर रहा है तो वहां पर इसे ट्रैवल करने में कठिनाइयों का सामना करना होता है। अब यहाँ पर है कि आखिर क्या कारण है कि हम इस प्रकार के हाइपरसोनिक वेपन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि प्रत्येक देश के पास में अपना रडार सिस्टम और एक सैटेलाइट सिस्टम होता है, जो कि इस प्रकार के मिसाइल्स और वेपन्स को ट्रैक करने में उस देश की सहायता करता है। लेकिन यदि यहाँ एक बात पर गौर करें, प्रत्येक देश के पास में तो अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है, और रडार सिस्टम यदि है तो पृथ्वी के आकार के कारण रडार सिस्टम एक समय के पश्चात काम करना बंद कर देता है। यानी कि जो रडार है उसे अपनी ओर आता हुआ जो प्रोजेक्टाइल है या कोई भी मिसाइल या कोई भी एयरक्राफ्ट जो रडार की तरफ आ रहा है उसको वह नहीं देख पाता है। यह मूल रूप से पृथ्वी के कर्वेचर के कारण होता है। परंतु जिन देशों के पास में स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, वह सैटेलाइट्स के सहारे भी और रडार स्टेशंस के सहारे भी किसी भी प्रकार के, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो, उनको इंटरसेप्ट करने की वो क्षमता रखते हैं। अब यहाँ हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई एक देश है ए जो एक देश बी पर हाइपरसोनिक मिसाइल की सहायता से हमला कर रहा है। तो ए के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी जाती है और देश बी का जो सैटेलाइट है इस मिसाइल को ट्रैक करके ग्राउंड स्टेशन पर जो उसके रडार नेटवर्क है उसको सूचना देता है, और यह रडार नेटवर्क एक दूसरे सैटेलाइट को यह सूचना प्रेषित करेगा और यह सैटेलाइट एंटी मिसाइल सिस्टम की जो बैटरी होगी उसे यह सूचना देगा, और यह एंटी मिसाइल बैटरी जो है अपने टारगेट की ओर एक मिसाइल फायर करेगा और बीच में ही इंटरसेप्ट करके इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार गिराया जाता है। यही काम मूल रूप से बैलिस्टिक मिसाइल में भी यही सिद्धांत को अपनाया जाता है कि एक रडार और सैटेलाइट्स का एक ऐसा चेन बनाया जाता है जिसके माध्यम से जो हॉस्टाइल रीजन्स हैं या कोई देश अगर किसी देश पर हमला कर रहा है तो उस देश के द्वारा स्वयं को बचाने के लिए इस प्रकार की नेटवर्क सेंट्रिक प्रणालियां अपनाई जाती हैं। दूसरा कारण है कि प्लाज्मा स्टेल्थ तकनीक। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस को कहा जाता है, आयोनाइज्ड गैस को प्लाज्मा कहा जाता है, और इस गैस के द्वारा एक इस प्रकार का कलर या पेंट का बनाया जाता है जिसकी एक कोटिंग इन मिसाइल्स के ऊपर की जाती है। अब वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो रूस जो है अपने 3M22 जिरकॉन मिसाइल्स में इस प्रकार की कोटिंग कर चुका है, जिसके कारण रडार के जो बीम्स जब इनसे टकराते हैं तो या तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे या उसे दूसरी दिशा में डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा रीजन है इनकी इनविजिबिलिटी। यदि हम लोग वर्तमान में यूएस डिफेंस ऑफिसर्स की बात करें तो उनका कहना है
कि दोनों या तो टेरेस्ट्रियल जो पृथ्वी पर जो ट्रैकिंग सेंसर्स हैं या जो स्पेस में जो ट्रैकिंग सेंसर्स हैं उनका आर्किटेक्चर जो है इस प्रकार के मिसाइल्स को ट्रैक करने और डिटेक्ट करने में असमर्थ होता है। इनकी जो रफ्तार है ये 10 मैक की गति से ये ट्रेवल करते हैं, जिसके कारण ये रडार और स्पेस बेस्ड जो ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं उस पे ये 10 से 20 गुना तक ये धुंधले दिखाई देते हैं, जिसके कारण रडार या जो ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं ये समझते हैं कि या तो कोई पक्षी होगा या कोई अन्य ऑब्जेक्ट होगा, जिसके कारण जो डिवाइसेस हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें ट्रैक नहीं कर पाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण रीजन है चौथा कि करंट रडार एल्गोरिदम्स। वर्तमान समय में जो पृथ्वी पर रडार सिस्टम जो इंस्टॉल किए जाते हैं उनका एल्गोरिदम जो होता है वह कन्वेंशनल थ्रेट्स के लिए उन्हें बनाया जाता है, जैसे कि आपका फाइटर प्लेन्स हो गया, सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए इन रडार सिस्टम्स के एल्गोरिदम को बनाया जाता है। यदि हाइपरसोनिक स्पीड पर कोई भी मिसाइल्स या लड़ाकू विमान आ रहा है तो उन्हें ये सिस्टम ट्रैक करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त इन रडार सिस्टम में एक प्रकार का एक प्लॉट्स बनाया जाता है, जिसके कारण एक सर्टेन पैरामीटर्स डाल दिए जाते हैं। जब तक ये रडार उस पैरामीटर्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये पैरामीटर मैच कर रहा है, तब तक वह किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रेट के रूप में डिफाइन नहीं कर सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स या ग्लाइड व्हीकल्स के हाई स्पीड और उसके फ्लाइट पैटर्न के कारण ये जो पैरामीटर्स हैं उनको मीट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण रडार से इनको लोकेट नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ रीजन है आपका कि डेटा लिंक एंड कमांड और कंट्रोल आर्किटेक्चर। वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करें तो जितने भी रडार्स हैं वो ऑप्टिमाइज किए गए हैं कन्वेंशनल थ्रेट्स के लिए, जैसे कि फाइटर प्लेन्स हो गए, सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स हो गए। लेकिन यदि हम लोग बात करें हाइपरसोनिक वेपन्स की, तो इन रडार प्रणालियों को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन्हें अधिक डेटा की आवश्यकता होगी और इस डेटा का जो प्रोसेसिंग होगा उतनी ही तेज रफ्तार से करनी होगी, यानी कि मिसाइल जो है उसके गति से भी तेज गति से उस डेटा को प्रोसेस करना होगा ताकि थ्रेट को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। यानी कि आपको हाइपरसोनिक स्पीड की गति से भी अधिक गति से डेटा को प्रोसेस करना होगा और वर्तमान का जो एल्गोरिदम या आर्किटेक्चर है वह इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। इसलिए ये मिसाइल्स या वेपन्स जो है डिटेक्ट करने में इन्हें परेशानी होती है। तो आज का जो सेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर था यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि हाइपरसोनिक वेपन से संबंधित कुछ नवीन जानकारियां आप लोगों को यहां से प्राप्त हुई होंगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।